तो नेशन व्यू में सबसे पहले बात गुजरात के सियासी संग्राम की, जो इस वक्त चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। बीजेपी के चुनावी रथ की कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। भुज से उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। पहले आशापुर मंदिर में देवी के दर्शन किए, उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा और फिर एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ रैलियां की और मोदी आक्रामक अंदाज में नजर आए। गुजराती अस्मिता का बार बार उन्होंने हवाला देकर कहा कि आप गुजरात के बेटे का यह अपमान बर्दाश्त करेंगे। तो गुजरात का रण वक्त के साथ साथ प्रचंड होने लगा है। चुनाव प्रचार आखिरी चरण में पहुंच रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए खुद अब कमान संभाल ली है, क्योंकि विरोध की आवाजें अलग अलग खेमों से जाति के आधार पर भी सुनाई देने लगी थी। तो पीएम मोदी अब खुद इस चुनावी समर में कूद पड़े हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने प्रचंड रैलियों की शुरुआत की है, जिसका आरंभ भुज से किया। भुज कितना खास है ये तमाम लोग जानते हैं और भुज में आई त्रासदी के बाद ही सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का कद जो है वो अलग तरह से बढ़ा था। मोदी ने भुज की नींव परीक्षा पार की और गुजरात को कमल में कर दिया। तो अब एक बार फिर से भुज से नया बिगुल फूंक रहे हैं। मारी ट्रेनिंग एक प्रकारे कच्छना भूकंपમાંથી કચ્છના લોકોએ મારી ટ્રેનિંગ કરી। ગુજરાત મારો આત્મા અને ભારતને જે પ્રેમ કરે તે ભારત મારો પરમાત્મા। हिंदुस्तानના બધે લોકો પૂછે છે કે સાહેબ ये क्या है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। थोड़ा अपनापन है, थोड़ी चेतावनी, ये भुज से नए संग्राम की ललकार है। તમારી આ હિંમત આ ગુજરાતની ધરતી પર આવીને એ ગુજરાતના દીકરાને તમે ભાંડવા માંડો, અનાપ શનાપ જૂઠા આરોપો लगाओ। पीएम ने अपने प्रचार अभियान का आरंभ किया तो प्रहार भी प्रचंड किया। मां, माटी और गुजरात की अस्मिता से लेकर राष्ट्रवाद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिससे आम जन का नाता है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार पर लग रहे तमाम आरोपों का जवाब भी दिया और कांग्रेस को कटघरे में ला खड़ा किया। अरे कांग्रेस वालों को समझ ले, जे दिवसे सरदार साहेब पर तमे जुल्म कर्या था त्यारे गुजरात उदारतापूर्वक सहन करवा तैयार હતો। આજે વખત બદલાઈ ગયો છે। કોઈ ગુજરાતી આ અપમાન હવે સહન નથી કરવાનો, ये તમે સમજીને ચાલજો। भुज वो धरती है जहां मोदी ने नई राजनीतिक पारी शुरू की। भुज वो धरती है जहां से पीएम मोदी ने दिल्ली कूच का रास्ता तैयार किया। लेकिन अब उसी धरती पर पीएम मोदी कमल की जीत पुख्ता करने की अपील कर रहे हैं। અહીંયા એટલો બધો કીચડ ઉછાળ્યો છે, એટલો બધો કીચડ ઉછાળ્યો છે કે હવે કમળનું ખીલવાનું બહુ આસાન થઈ ગયું છે। જેમણે આવીને આ કીચડ ઉછાળવાની કપરી મહેનત કરી અને ખૂણે ખૂણે જઈને કીચડ ઉછાળ્યો, આજની પળે આ કીચડ ઉછાળનારાઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। रैलियों के संग्राम में वैसे तो पीएम मोदी ने कुछ हमले आम आदमी पार्टी पर भी किए, लेकिन ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ही निशाने पर रही। पाकिस्तान में आतंकी की जीत को पीएम मोदी ने गुजरात से कुछ यूं जोड़ा। नाना पाकिस्तान में एक आतंकवादी जेल में छूट्यो, पाकिस्तानी कोर्टे छोड़्यो, एमा तमारे यहाँ तालियों पाड़वानुं कारण शुं ये अमने समझातुं नथी। प्रचार अभियान अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है तो पीएम मोदी ने कमान खुद संभाल ली है। एक दिन में 4 रैलियां कर पीएम मोदी गुजरात का सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं और रैलियां इस तरह से तय की गई हैं कि 24 घंटे के प्रचार का असर 24 सीट पर पड़े। भुज से लेकर कच्छ तक 4 जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये वो इलाका है जहां थोड़ा बहुत कांग्रेस का दबदबा है। जाहिर तौर पर इन चारों जगहों पर जो कि सौराष्ट्र में आते हैं काफी इंपॉर्टेंट सीटें हैं, इसलिए कोई भी गलती ना हो, फूक फूक के कदम बीजेपी रख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, जसदन, गुजरात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट के जसदण में भी रैली की। क्या वाकई गुजरात का ये बेटा इस बार भी बीजेपी की सूबे में बेड़ा पार लगा देगा? क्या है लोगों की मोदी से उम्मीद? आइए लोगों की जुबानी सुनते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं सभी देखते हैं वो तो उम्मीद ही उम्मीद है उनके। विकास हुआ जसदन का? विकास हुआ, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहुत जो रास्ता हुआ है,
दूसरा बहुत विकास हुआ है ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। ये बताइए जसदन के लोगों को क्या चाहिए, क्या विकास हुआ यहाँ पर? हाँ, विकास तो हुआ, लेकिन हमें चाहिए अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो इस बार भाजपा जीत सकती है गुजरात के अंदर। नहीं, आपको रोजगार चाहिए कि आपको भाजपा चाहिए, ये बताइए। रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए। आप ये बताइए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर उनके अपने मुद्दे क्या हैं। ये बताइए कि आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बार? नहीं, इस बार बीजेपी आएगी। नहीं, विकास की बात कर रहे हैं हम, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं। विकास तो हुआ है ना। क्या विकास हुआ? सब रोड अच्छे है, सब गांव-गांव में बिजली है। काम क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। खेती में क्या परेशानी आ रही है? कुछ नहीं है, कोई परेशानी, इनको कोई परेशानी नहीं। महज 70,000 रुपए के लिए मरीज बंधक बना रहे हैं। ये वो हकीकत है देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सिर्फ सवाल ही खड़ा नहीं करती है, बल्कि भ्रष्ट हो चुकी संस्थाओं पर करारा तमाचा भी जड़ती है। शर्मसार करती है ये वारदात बिहार की राजधानी पटना से जो हमारे सामने आई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के पटना के प्राइवेट अस्पताल में खुल गया। बिना डिग्री के डॉक्टर इलाज कर रहे थे और सुशासन बाबू की नाक के नीचे मरीजों को लूटने का ये खुला खेल कैसे चल रहा था। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न डिग्री न डिप्लोमा, न रजिस्ट्रेशन न लाइसेंस, और बिहार की राजधानी पटना में चल रहा था मरीजों को लूटने का धंधा। मां शीतला इमरजेंसी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम की आड़ में रोजाना हजारों या शायद लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे थे। इलाज के नाम पर लंबा चौड़ा बिल थमाया जा रहा था और बिल न देने पर मरीज बंधक बना लिए जाते थे। अस्पताल के नाम पर लूट का ये खेल खुला जब मधेपुरा के रहने वाले निर्धन राम की पत्नी ललिता एडमिट हुई। आरोप है कि मामूली डिलीवरी के लिए अस्पताल ने निर्धन राम को 1.5 लाख रुपए का बिल थमा दिया। निर्धन राम ने इतने पैसे देने में असमर्थता जताई। काफी सौदेबाजी के बाद 70,000 में बात बनी। निर्धन राम ने कुछ पैसे जमा भी कराए, लेकिन पूरे पैसे न देने की वजह से 11 दिनों तक ललिता देवी का टाका नहीं काटा गया। पैसे के जुगाड़ के लिए निर्धन राम ने भीख मांगनी शुरू कर दी और फिर जब बात पप्पू यादव तक पहुंची तो वो अपने लाव लश्कर के साथ अस्पताल के बाहर धरना देने बैठ गए। इसके पास ना क्लिनिकल सर्टिफिकेट है, ना इसको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, ना वेस्टेड सर्टिफिकेट है। जब आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जब तो आप कैसे खोल के रखे हुए? ये जो डॉक्टर निशा है ये कंप्लीट रूप से फर्जी डॉक्टर है। इस प्राइवेट अस्पताल की काली करतूतों की फहरिस्त बेहद लंबी बताई जा रही है। आरोप है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाली महिला डॉक्टर के पास डिग्री तक नहीं। हालांकि हंगामा तेज हुआ तो निर्धन राम की पत्नी को अस्पताल की कैद से मुक्ति भी मिल गई और अब मामले की जांच का जिम्मा सिविल सर्जन को दिया गया है। इस संबंध में पटना के सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि वो सारी घटनाक्रम की जांच करके निदेशालय को रिपोर्ट से अवगत कराएं। मामला तूल पकड़ा तो जांच हो रही है, लेकिन न जाने इस फर्जी अस्पताल और डॉक्टर ने अब तक कितनों को चूना लगाया हो। और सवाल ये कि आखिर देश में जान बचाने के नाम पर कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। 70,000 रुपये के लिए 12 दिन से बंधक बने मरीज को भले ही सांसद ने बचा लिया हो, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई हो, मगर ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कुकुरमुत्ते की तरह कई अस्पताल ऐसे ही गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसे डॉक्टर न होते हुए भी कथित रूप से डॉक्टर चला रहे हैं, और ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। उधर फिल्म पद्मावती का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म ही नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी महल से भी कुछ प्रतीकों को करनी सेना हटाने पर आमादा है। उसी का नतीजा है कि पुरातत्व विभाग ने पद्मिनी महल के बाहर लगी पट्टिका को अब कपड़े से ढक दिया। इसी पट्टिका में उस बात का भी उल्लेख किया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी को शीशे के जरिए से देखा था। पद्मावती का रण बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। करनी सेना के साथ साथ कई संगठन फिल्म के विरोध में हैं। फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप है। विरोध की आग चित्तौड़गढ़ के रानी पद्मिनी महल तक पहुंच गई है। करनी सेना ने महल के बाहर लगी पट्टिका और कुंभा महल में लाइट और साउंड शो को लेकर विरोध जताया है।
करणी सेना शो के एक हिस्से को लेकर ऐतराज जाहिर करती रही है। करणी सेना के आक्रोश को देखते हुए फिलहाल पुरातत्व विभाग ने पद्मिनी महल के बाहर लगी पट्टिका को कपड़े से ढक दिया है, लेकिन करणी सेना के समर्थक पट्टिका को हटाने की मांग को लेकर अड़े हैं और पट्टिका हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। 6 महीने पहले हमने ज्ञापन दिया था कि जो पद्मिनी महल के बाहर जो शिला पत्थर पे लिख रखा है इन्होंने, इन पे कांचों में अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी दिखाया गया था, जो कि गलत है, इतिहास में नहीं है। सिर्फ पुरातत्व विभाग वालों ने उसको लगा रखा है। उसको 6 महीने पहले हटाने की मांग की थी, लेकिन नहीं हटाया अभी तक। अब ये आज भी ज्ञापन दिया है, उसको जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि क्या लोग भ्रमित होते हैं इस गलत सूचना से और गलत कहानियाँ बनती है और गलत फिल्में बनती है। इस पट्टिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी को शीशे के जरिए देखा। इतिहास में यहीं से एक नई जंग की भूमिका बनी और आज ये पट्टिका करणी सेना के निशाने पर है। करणी सेना का दावा यह है कि रानी पद्मावती जिस दौर में थी उस दौर में शीशा था ही नहीं। इसी साल फरवरी में राजपूत सेना ने एएसआई को पत्र लिखकर महल से शीशे को हटाने और गाइड से शीशे की घटना का जिक्र नहीं करने की हिदायत दी थी। 6 मार्च को करणी सेना के लोगों ने महल के शीशे भी तोड़ डाले थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो बताइए, पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत भी कुछ लोगों के दबाव में आ जाती है और किस तरह से वहां पर चीजें भी बदल जाती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की खबर दिखाते हैं, जब पुलिस की दबंगई सामने आई है। नशे में धुत 2 सिपाहियों ने होटल में जाकर पहले शराब पी, फिर वहां ठहरे लोगों के साथ मारपीट की। घटना आलमबाग कोतवाली के पास एक होटल की है। आरोपी सिपाही मानक नगर और आलमबाग थाने में तैनात हैं। आरोप है कि मामले में दोषी सिपाहियों पर कार्रवाई की जगह पुलिस होटल मालिक पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का दबाव बना रही है। और एक बार फिर मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है और इस बार उनका शिकार हुए हैं फेरी वाले। विक्रोली के टैगोर नगर में फेरी वालों पर एमएनएस के दबंगों का कहर किस कदर टूटा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पिटाई में कई फेरी वाले गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों को अपने साइन बोर्ड मराठी में लिखने के लिए कहा था, जिसका विरोध करने पर फेरी वालों की शामत आ गई। अब जरा सोच के देखिए कि एमएनएस, जिसका विधानसभा के भीतर कोई खासा वजूद नहीं है, जिसकी राजनीतिक पकड़ भी कमजोर हो चुकी है, किस तरह से दबंगई और गुंडागर्दी के सहारे वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेती है वक्त वक्त पर। लव जिहाद, ये वो शब्द है जिस पर आजकल देश भर में बहस तेज है और इस बीच केरल का चर्चित लव जिहाद केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। केरल हाई कोर्ट ने अखिला से हदिया बनी लड़की की शादी को लव जिहाद बताकर रद्द कर दिया था। तो अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस केस में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या हदिया और सफीन की शादी लव जिहाद का सबूत है? क्या तथाकथित लव जिहाद एक सच्चाई है? केरल के चर्चित लव जिहाद केस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने हदिया से पूछा, आपके भविष्य के प्लान क्या है? इस पर हदिया ने कहा, मुझे आज़ादी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आपके मामले में भी ऐसा हुआ हो, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर एक बालिग व्यक्ति भी सोच समझकर फैसला लेने में सक्षम नहीं होता। दूसरी ओर हदिया के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले को धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये हदिया की जिंदगी है और उसे फैसला लेने का अधिकार है। करीब 105 मिनट तक सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हदिया से उसकी राय पूछी। अदालत ने हदिया से पूछा कि आखिर उसका फ्यूचर का प्लान क्या है। इस पर हदिया ने कहा कि वो आज़ादी चाहती है। पिछले 11 महीने से वो गैर कानूनी हिरासत में है और अब अपने पति से मिलना चाहती है। ओपन कोर्ट में सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने हदिया को वापस सेलम के होम्योपैथी कॉलेज भेजा। अदालत ने केरल पुलिस को निर्देश दिया कि वो हदिया की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अदालत ने कॉलेज के डीन को हदिया का गार्जियन अपॉइंट किया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हदिया के दोबारा दाखिले का निर्देश दिया। साथ ही उसे हॉस्टल में सभी सुविधाएं देने को भी कहा। We are happy that she has been permitted to continue her studies. And her marriage, which has been set aside by the High Court, has not been stayed at all. So there is no marriage as of now. She will continue with her studies. We are happy with that. आपको बता दें कि केरल की अखिला तमिलनाडु में पढ़ाई कर रही थी। वो अपनी 2 मुस्लिम महिला सहपाठियों के साथ वहां रहती थी। इसी बीच अखिला के इस्लाम कबूल करने की खबर सामने आई। वो अखिला से हदिया हो गई। धर्मांतरण के 11 महीने बाद हदिया ने सफीन नाम के शख्स से शादी कर लिया। इस निकाह से नाराज हदिया के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
केरल हाईकोर्ट ने हदिया और सफीन की शादी को लव जिहाद मानकर इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। जाहिर तौर पर हदिया की राय जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अब उसको पिता के पास कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। फिलहाल वो सलेम में अपनी पढ़ाई करेगी और इन 11 महीनों के दौरान हॉस्टल रूल के मुताबिक उसको किसी से भी मिलने की आज़ादी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।